Good morning. Good morning, sir. Today we are going to learn about the balanced scorecard. Now, before starting, just we will discuss about what is the basic theory for this, or what is the meaning of balance and score. In previous times, okay, the main objective of the company is only to identify in previous time, or we can say in traditional approach, okay, बैलेंस्ड एंड स्कोर, ये दो वर्ड हमें सीखने हैं। बैलेंस क्या और स्कोर क्या है, दोनों सीखेंगे। नाउ बैलेंस मतलब हमें ऐसा ग्रोथ चाहिए जिससे इक्वल हम हर एक इन्वॉल्विंग पार्टी को इक्वल ग्रोथ कर सके। ऐसा नहीं कि कोई एक सेगमेंट में आगे बढ़ जाए, कोई एक सेगमेंट पीछे छूट जाए। सो वी नीड बैलेंस इक्वेशन कि हर एक को साथ में लेके आगे बढ़े। अभी हर एक मतलब कौन, ये भी आप समझेंगे। और स्कोर मतलब, ओके, स्कोर डिफाइन करेंगे न्यूमेरिक फॉर्म में कि कितना ग्रोथ होना चाहिए था और कितना हो गया। ओके, सो ये हमारा कंपैरिजन है बिटवीन बजटेड एंड एक्चुअल। बजटेड और एक्चुअल का ये कंपैरिजन है कि स्कोर तो करना है, बट आपने एग्जैक्ट क्या अजम्पशन किया था और अचीव क्या किया। ओके, इसका कंपैरिजन हमें करना है। नाउ सो प्रीवियस टाइम में कंपनी का मेन गोल क्या था? ओके, ओनली टू गेन प्रॉफिट। ये कब की कंडीशन है? स्क्रीन विजिबल होगी आपको? Yes, sir. My screen is visible to you? Yes, sir. Okay. So in traditional approach, बस कंपनी यही चाहती थी कि कैसे करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा ले, और कुछ भी नहीं। अभी इफ यू विल थिंक कि अगर कंपनी का गोल यही है टू मैक्सिमाइज देयर गेन, तो हम क्या करेंगे, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करेंगे? मैं तो कॉस्ट मिनिमाइज कर सकता हूँ। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर सकता हूँ। आइदर आई विल रिड्यूस माय कॉस्ट और आई विल इंक्रीज माय सेलिंग प्राइस। यहाँ पर कभी भी कस्टमर सेंट्रिक में नहीं था। ओके, जस्ट ये था कि मुझे कैसे भी करके प्रॉफिट होना चाहिए, कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं, इट इज नॉट इन माय गोल। ओके, ये तो मेरा गोल था ही नहीं कि कस्टमर को उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको सेटिस्फाई है या नहीं है। जस्ट मुझे ये जानना था कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, और प्रॉफिट भी इंक्रीज होते जाना चाहिए। ओके, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करना है तो कॉस्ट कटिंग करूं, रॉ मटेरियल में थोड़ा लोएस्ट क्वालिटी का यूज कर लूं, लेबर को कम पेमेंट कर लूं, एम्प्लॉय को डिससेटिस्फाई कर लूं, कुछ भी करूं। ओके, स्टाफ में से स्टाफ कटिंग करने लगूं जिससे कॉस्ट कटिंग हो जाए। ओके, सो प्रीवियस टाइम में यही था कि भाई प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए। बट अगर आपको प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, ओके, इट इज ओनली अ शॉर्ट टर्म गोल। ओके, ये हो गया हमारा शॉर्ट टर्म गोल। अगर कंपनी के साथ रिलेटेड जो भी स्टेक होल्डर्स है, कौन है स्टेक होल्डर्स? तो मैनेजमेंट है, एम्प्लॉइज है, कस्टमर्स हैं, फाइनेंसर है। अगर ये सब लोग कंपनी की वर्किंग पोजीशन से सेटिस्फाई है, तो ही कंपनी लॉन्ग रन में चल पाएगी और तो ही कंपनी प्रॉफिट कर पाएगी। तो दूसरा आउटकम क्या है कि अगर आप सिर्फ प्रॉफिट के अजम्पशन को ही लेके चले, अगर सिर्फ आपको प्रॉफिट ही करना है और सिर्फ आप फाइनेंस मैटर को ध्यान में रखते हो,
तो कंपनी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट नहीं कर पाएगी. ओके, सो यू नीड टू सेट ऑफ और यू नीड टू ग्रोथ रिलेटेड अदर फैक्टर्स ऑल्सो. आपको दूसरे फैक्टर्स के ऊपर भी ध्यान देना है. अभी ये प्रॉफिट है हमारा फाइनेंशियल फैक्टर, ये हमारा फाइनेंशियल पैरामीटर. ओके, ना अभी बैलेंस स्कोर कार्ड क्या बोलता है? बैलेंस स्कोर कार्ड ये बताता है कि विथ फाइनेंशियल पैरामीटर company should keep in mind non-financial parameter. फाइनेंशियल के साथ नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स को भी ध्यान में रखिए. अभी नॉन फाइनेंशियल मतलब क्या? तो ऐसे पैरामीटर्स जिससे कंपनी को फाइनेंशियल कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है. इवन कंपनी स्पेंडिंग सर्टेन कंपनी स्पेंडिंग ऑन दिस आइटम्स. मान लीजिए कि कंपनी के जो एम्प्लॉइज है उनको मैं एवरी ईयर एक टूर पैकेज ऑफर कर रहा हूँ, इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहा हूँ. ओके, उनकी सैलरी में भी ये देख रहा हूँ कि अप टू सर्टेन टाइम उनको ये अमाउंट मिले और अगर वो ज्यादा काम कर रहे तो उनको इंक्रीमेंटल सैलरी में दे रहा हूँ. ओके, वर्कर्स को उनकी फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए हम एजुकेशनल प्लान ऑफर कर रहे हैं, फैमिली के लिए मेडिकल प्लान ऑफर कर रहे हैं. तो दीज आर नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स जहां से एम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. एक हो गया एम्प्लॉय. सेकेंड है हमारा कस्टमर. अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है, मान लीजिए आप तो प्रोडक्ट सेल हो गई आपकी, बट अगर रिपीटेटिवली कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करनी है तो कस्टमर सेटिस्फाई होना ही चाहिए. एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई द वे फ्रॉम कस्टमर सेटिस्फाइड टू कस्टमर डिलाइट. वो कस्टमर इतना खुश होना चाहिए कि दूसरों को वो माउथ पब्लिसिटी करे कि ये प्रोडक्ट आपको लेनी चाहिए. ओके, सो नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स को भी ध्यान में रखना है. बैलेंस स्कोर कार्ड क्या बताता है? इफ द कंपनी इज फोकसिंग ऑन नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर, अगर कोई कंपनी नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर को फोकस कर रही है तो इट विल ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूट टू फाइनेंशियल पैरामीटर. ओके, अगर आप ये सारी चीजें ध्यान में रखते हो, नॉन फाइनेंशियल जो कस्टमर्स हैं, एम्प्लॉय है, स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनको डिविडेंड को आप अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हो. ओके, तो ये सभी आपकी कंपनी के ऑपरेशन से खुश है और कंपनी की पब्लिसिटी ये लोग खुद ही करेंगे. ये कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये कंपनी को स्टॉक प्रोवाइड करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे 30 या 40 डेज में तो आपकी कैश रिएम्बर्समेंट हो जाती है. ओके, सो इफ विल फोकस ऑन नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर, it will long term give growth to financial parameters. ओके, ऊपर अगर ट्रेडिशनल अप्रोच में अगर सिर्फ हम प्रॉफिट को ध्यान में रखते हैं तो सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल हमारा अचीव होता है. शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट तो मिल जाता है, बट अगर कंपनी को लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है तो क्या करेंगे? तो बैलेंस स्कोर कार्ड ये बताता है कि आपको नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स में भी ध्यान देना है. अभी नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स में 3 फैक्टर्स है जिसको हमें ध्यान में रखना है. 3 factors are there in non-financial parameter. One is customer perspective. Okay, customer perspective. Now, ये इंडिकेटर क्या बताता है? Company should focus on the every aspects which will give satisfied to customer. जो फैक्टर से कस्टमर को सेटिस्फेक्शन हो रहा है वो हर एक बात को आपको ध्यान में रखना है. मान लीजिए कि कंपनी हर एक प्रोडक्ट जो बनाती है
will market survey of this satisfaction of this product. अगर आप मार्केट में जाके सर्वे करवाते हो कि कस्टमर का फीडबैक क्या है, ये प्रोडक्ट में जो भी कस्टमर्स है वो क्या एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कंपनी के पास, और अगर वो इम्प्लीमेंट करके अगेन आप फिर से वो प्रोडक्ट आप मार्केट में रखो, तो कस्टमर को भी ये लगता है कि कंपनी हमारे जितने भी इनपुट्स है उसको ध्यान में रखती है। वह नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स का दूसरा मैं एग्जांपल दूं, मान लीजिए इफ आई एम टेकिंग दिस लेक्चर, ओके, ये पीएचडी कोर्स वर्क का ये लेक्चर मैं आपका ले रहा हूँ, तो उसमें फाइनेंशियल पैरामीटर है, आप भी समझ पा रहे हो कि आज जो मैं 2 आवर्स का लेक्चर ले रहा हूँ इसमें फाइनेंशियल पैरामीटर इन्वॉल्व है। बट मान लीजिए कि सिर्फ मैं यही फोकस को ध्यान में रख के करूँ काम कि जो जहां पर मुझे पैसे मिलेंगे वहां पर ही मैं लेक्चर लूंगा, बाकी कहीं पर मैं काम नहीं करूंगा। सो आई एम मैं मेरी ग्रोथ को उसमें बैरियर डाल रहा हूँ। बट उस आज का लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये रिकॉर्डिंग में यूट्यूब के ऊपर डाल दूं, ओके, तो इसको हम बोलेंगे नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर, जहां से मुझे अर्निंग तो नहीं होने वाली, बट 10 लोग तो जानेंगे कि मेहुल सर ये टॉपिक बता रहे हैं, ओके, सो इट इज नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर। और यही नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स मुझे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए सपोर्ट करते हैं, ओके। सो नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स में फर्स्ट है कस्टमर पर्सपेक्टिव, कि कस्टमर को ध्यान में रखना है और आगे बढ़ना है। कस्टमर की जो भी डिमांड है, कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है, अगर हम उसको फुलफिल कर पा रहे हैं तो ही वो प्रोडक्ट फिर से परचेस करने आएगा, और नहीं परचेस करेगा और इधर वो माउथ पब्लिसिटी करके किसी और को बताएगा कि यहाँ से आपको प्रोडक्ट परचेस करनी है। सेकेंड इज इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव। इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव ये पूरी प्रोसेस बताती है हमें कि कंपनी की इंटरनल बिजनेस प्रोसेस क्या है, जितनी भी पार्टीज यहाँ पर रिलेटेड है, एम्प्लॉय, स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, ओके, सप्लायर्स, उनकी जो भी एसओपी आपने बनाई, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, क्या वो प्रॉपरली फॉलो हो रही या नहीं हो रही है। मान लीजिए कस्टमर को सप्लाई चेन आपने बना दी है, कस्टमर को जो भी प्रोडक्ट आपको सेंड करनी है बेचने के लिए, वो एंड यूजर तक पहुंच जाए, उसके लिए जो भी चैनल आपने एस्टेब्लिश किए वो प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही है। एक बार आपने प्रोडक्ट सोल्ड कर दिया, फिर कस्टमर फीडबैक या कस्टमर कंप्लेन के लिए जो डिपार्टमेंट काम कर रहा है वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और वो किसके अंडर काम कर रहा है, वो डिपार्टमेंट में जो भी क्वेरी आ रही है वो रियल टाइम में या उसके लिमिटेड टाइम में उसको फीडबैक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये पूरी इंटरनल बिजनेस प्रोसेस है। ये प्रोसेस अगर आपने वेल एस्टेब्लिश कर ली है, कस्टमर कंप्लेन, अदर किसी ने आपको लोन प्रोवाइड किए, किसी ने स्टॉक प्रोवाइड किया, तो विद इन स्टिपुलेटेड टाइम उसका पेमेंट आप रिलीज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो ये पूरी मैकेनिज्म है, इंटरनल बिजनेस सेटअप ये पूरा, कि हर एक पार्टी को आप प्रॉपरली जस्टिफाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कस्टमर है, वो सप्लायर है, ओके, उसका पेमेंट टाइम टू टाइम आपको रिलीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये आपकी बात है इंटरनल बिजनेस प्रोसेस। अगर ये भी वेल एस्टेब्लिश हो रही है तो बाकी की हर एक पार्टी, कस्टमर के अलावा भी जितने भी स्टेक होल्डर्स है, वो भी कंपनी से सेटिस्फाई होंगे। एंड थर्ड वन इज ग्रोथ, इनोवेशन एंड लर्निंग। ओके, नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स में ये 3 पैरामीटर्स हैं, और थर्ड है ग्रोथ, इनोवेशन एंड लर्निंग। अभी कंपनी आज जो प्रोडक्ट बना रही है वही 10 साल बाद नहीं बनाएगी। से फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी इनिशियल ईयर में इंडिका, टाटा इंडिका फेमस थी, बट आज टाटा की बहुत सारे नए मॉडल्स अवेलेबल है। वैसे हर एक कंपनी में, सिर्फ टाटा की बात नहीं है, हर एक कंपनी जो 4 व्हील सेल कर रही है वो हर एक के नए मॉडल्स अवेलेबल है, और ये हर एक इंडस्ट्री को अप्लाई होता है। से इफ आई एम यूजिंग दिस पेन, ओके, ये एप्पल पेंसिल है, ओके, तो नॉर्मल पेंसिल भी मिलती है और ये एप्पल पेंसिल है, और ये कहां से डिफाइन हुआ, तो ये इनोवेशन एंड लर्निंग का आउटकम है।
ओके, कि एप्पल पेंसिल कहाँ से आ गई भाई? पेंसिल तो 5 रुपए 10 रुपए की मिलती थी, ये तो 10,000 रुपए की पेंसिल है। ओके, बट इसका काम अलग है। ओके, सो कंपनी खुद के प्रोडक्ट में भी इनोवेशन और लर्निंग इंप्लीमेंट करती है। अगर ये हम नहीं करेंगे तो हम आउटडेटेड हो जाएंगे। ओके, सो मार्केट एनालिसिस करना है। ओके, ग्रोथ कौन से सेगमेंट में अवेलेबल है। ओके, सो ये ग्रोथ का पोटेंशियल भी हमें आइडेंटिफाई करना है। इनोवेशन, जो हमें कंपनी करंट प्रोडक्ट बना रही है उसमें भी इनोवेशन कहाँ से हम कर सकते हैं, ये भी हमें देखना है। और लर्निंग, ओके, खुद के प्रोडक्ट से सॉरी मार्केट में जो भी नई प्रोडक्ट आ रही है वहां से लर्न करके खुद की प्रोडक्ट में भी हमें नई इन्वॉल्वमेंट, नया इंप्रूवमेंट करना होता है। ओके, तो ये 3 फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने हैं, ग्रोथ, इनोवेशन एंड लर्निंग। इवन इनोवेशन एंड लर्निंग एंड ग्रोथ ये सिर्फ प्रोडक्ट को ही एप्लीकेबल नहीं है। ओके, कंपनी के जो जितने भी एचआर है, ह्यूमन रिसोर्स है, मैन पावर है, जो लाइव पर्सन है जिसके साथ हम काम करते हैं, ओके, ये हर एक को ये अप्लाई होता है। ओके, एम्प्लॉय को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टाफ को ट्रेनिंग पे भेज रहे हैं, स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम हम यहाँ पर प्लान कर रहे हैं कंपनी में। ओके, नई कोई मशीन हमने लाई है तो उसके लिए आपने ट्रेनिंग रखी कि ये मशीन कैसे काम करती है। ओके, सो प्रोडक्ट में तो लर्निंग, इनोवेशन, ग्रोथ चाहिए, बट जितने भी आपके पास ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल है, वो भी हर एक स्टिपुलेटेड टाइम के ऊपर वो भी थोड़े इंक्रीमेंटल मोड में होने चाहिए। उनको भी पता होना चाहिए कि कंपनी में ग्रोथ कैसे आ सकता है। तो ट्रेनिंग पार्ट उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एचआर के लिए, ह्यूमन रिसोर्स के लिए। ओके, सो बैलेंस स्कोर कार्ड में अब आज हम ये 4 पॉइंट सीखेंगे। ये बेसिक था, अभी हम जाएंगे थियरी के ऊपर। ओके, बैलेंस स्कोर कार्ड फाइनेंशियल पैरामीटर को तो ध्यान में रखता ही है। ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल को भूल जाओ, भाई फाइनेंस तो चाहिए, फाइनेंस के बिना कुछ होगा भी नहीं। बट नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स को भी ध्यान में रखेंगे, जिससे कंपनी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट अर्न कर पाए। ओके, हमारा गोल यही है कि कंपनी 20, 25, 30, 50 साल चलनी चाहिए और प्रॉफिट भी होना चाहिए, और प्रॉफिट में भी इंक्रीमेंटल मोड होना चाहिए। ऐसा नहीं आज 10% हुआ तो नेक्स्ट ईयर 8% हो जाए। प्रॉफिट इंक्रीमेंटल मोड होना चाहिए। तो बाकी के हर एक सेगमेंट को हमें ध्यान में रखना है। चलो, ये पीडीएफ में आपको शेयर भी कर दूंगा। बैलेंस स्कोर कार्ड, ये पीडीएफ समझ लेंगे। कंपनीज टुडे आर इन द midst of revolutionary transformation as industrial age competition is shifting to information age competition. The cutthroat competition, चलो ये थियरी पार्ट में ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, तो ये तो थोड़ा इंट्रोडक्शन है कि मार्केट में ऐसी बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स हैं जिसकी वजह से कंपनी को क्वालिटी मैनेज करनी पड़ती है, जितने भी स्टेक होल्डर है उनको सेटिस्फाई करना पड़ता है। तो बिकॉज ऑफ दिस कटथ्रोट कंपटीशन, अगर मेरी मोनोपोली वाली मार्केट है तो मतलब मुझे कोई ज्यादा चीज ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं ही मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, मैं जितनी भी चाहूँ प्राइस उतनी चार्ज कर सकता हूँ। ओके, तो मोनोपोली मार्केट में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर परफेक्ट कंपटीशन वाली मार्केट है, ओके, आप जैसे प्रोडक्ट बना रहे हो वैसी प्रोडक्ट बनाने वाली बहुत सारी कंपनी अवेलेबल है। ओके, तो यू नीड टू इम्प्लाई बैलेंस स्कोर कार्ड, और बहुत सारी कंपनी अप्लाई करती हुई है बैलेंस स्कोर कार्ड, बहुत सारी कंपनी अप्लाई करती है। ओके,
So balance scorecard, the balance scorecard retains the traditional financial measures. जैसे हमने आगे बताया, वो financial measures को तो ध्यान में रखता ही है, ऐसा नहीं कि उसको हमने eliminate कर दिया, and complement them with measures that are derived of future performance. और ऐसे factors भी हम ध्यान में रखते हैं जिससे कंपनी का फ्यूचर का परफॉर्मेंस भी आ जाए. ओके, सो फाइनेंस तो ध्यान में रखना है, और जितने भी नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स है, देखो यहाँ पर बताया, फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस एंड लर्निंग एंड ग्रोथ, ये 4 फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करता है और ये 4 फैक्टर को ये फोकस करता है. ओके, this 4 perspective provide the framework for the balance scorecard. Okay, the balance scorecard is management system. ये important है, management system है, ये कोई measurement system, सिर्फ ये measurement system नहीं है. ओके, बता, not only a measurement system, मतलब ये सिर्फ कोई measurement system या कोई नापने के system नहीं है कि इतना ग्रोथ हो गया, ओके, इतना प्रॉफिट होगा, ये मेजरमेंट सिस्टम नहीं है, मैनेजमेंट सिस्टम है पूरी. ओके, जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि कंपनी से साथ रिलेटेड हर एक जो स्टेक होल्डर्स है वो सेटिस्फाई है या नहीं है. ओके, दैट एनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन टू क्लैरिफाई देयर विजन एंड स्ट्रेटेजी. ये भी हम देखेंगे. देखो, सबसे पहले कंपनी का विजन बनता है. ओके, और विजन के बाद, विजन में जो भी आपने स्टेटमेंट बनाया उसके लिए हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि ये विजन अचीव करने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी को हम अप्लाई करें. स्ट्रेटेजी फिर से डिवाइड होती है अलग अलग छोटे छोटे मेजरमेंट में कि ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करने के लिए कौन से स्टेप हम ले, ऐसे कौन से बैरियर्स हैं, ऐसे कौन से हैजर्ड्स हैं जिसको हमें चैलेंजेस, थ्रेट्स हैं, वो आपको ध्यान में रखना है. ओके, तो स्ट्रेटेजी भी हमें ध्यान में रखनी है. सो that enables organization to clarify their vision and strategy and translate them into action. Okay, बैलेंस स्कोर कार्ड ये बताता है कि विजन और स्ट्रेटेजी जो भी है उसको एक्शन में लाने के लिए बैलेंस स्कोर कार्ड मदद करता है. ओके, it provides feedback around both the internal business process and external outcome in order to continuously improve strategic performance and result. ओके, सो जो भी आपको ग्रोथ करना है, जो आपने टारगेट सेट किया है उसको अचीव करने के लिए, ओके, अब क्या जो भी प्लान बना है वो आउटकम अचीव हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है. इफ देयर आर सर्टेन लैकिंग टू अचीव दैट आउटकम, वी नीड टू रीथिंक ऑन द टॉपिक. ओके, उसमें इंप्रूव कहाँ करना है, ओके, कौन सी लैकिंग है उसको दूर करना है. तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट भी है और उसका उसमें हमें चेंज भी करते रहना है कि जहां पर लैकिंग रह गई है, जितना भी गैप है वो रिवाइज करके हम फिर से उसको इम्प्लीमेंट करें. ओके, when fully deployed, the balance scorecard transforms strategic planning from an academic exercise into never center of an enterprise. Okay, so ये तो हमने देख लिया कि बैलेंस स्कोर क्या है, ये अगेन रिपीट हो रहा है यहाँ पर. Now, first of all, balance scorecard is a way of measuring organizational, business unit और डिपार्टमेंटल सक्सेस. ओके, बैलेंस स्कोरकार्ड क्या है, जो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस यूनिट की या तो कोई डिपार्टमेंट की सक्सेस का रेट बताता है, सक्सेस बताता है कि जो आपने अज़म किया था, जो आपने बजट किया था, वो एक्चुअली आपने अचीव किया कि नहीं किया. ओके, तो ये सक्सेस बताता है. बैलेंसिंग लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म एक्शन. ओके, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक्शन को वो बैलेंस करता है. कैसे? शॉर्ट टर्म मतलब वो प्रॉफिट वाला मार्जिन, और लॉन्ग टर्म मतलब जो बाकी नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स थे वो लॉन्ग टर्म को और शॉर्ट टर्म एक्शन को वो बैलेंस करता है. बैलेंसिंग डिफरेंट मेजर्स ऑफ सक्सेस एंड फाइनेंशियल, ये शॉर्ट टर्म, कस्टमर इंटरनल ऑपरेशन या इंटरनल प्रोसेस एंड ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम एंड डेवलपमेंट, मतलब लर्निंग एंड ग्रोथ. ये 4 पैरामीटर्स को ये ध्यान में रख के काम करता है. अ वे ऑफ टाइम स्ट्रेटेजी टू मेजर ऑफ एक्शन. ओके, ऐसी स्ट्रेटेजी को वो पकड़ता है जो हम मेजर कर सके और जिसको एक्शन में हम कन्वर्ट कर सके. ओके,
The need of the scorecard. इसकी जरूरत क्या है? Need of the scorecard. The objective of any measurement system should be to motivate all managers and employees to implement successfully the business unit strategy. Okay. जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको मोटिवेट करना है कि जो भी स्ट्रेटेजी कंपनी ने बनाई है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हर एक स्टेक होल्डर्स पॉजिटिव होना चाहिए. ओके. Those companies that can translate their strategy into measurement system will be able to execute their strategy. Okay, ऐसी कंपनी जो स्ट्रेटेजी को मेजरमेंट में कन्वर्ट करना जानती है वैसी हर एक कंपनी उनकी स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कर सकती है बिकॉज दे कम्युनिकेट देयर ऑब्जेक्टिव एंड देयर टारगेट्स. ओके. जो भी ऑब्जेक्टिव है और जो भी टारगेट्स हैं उनको रिलेटेड पार्टी के साथ कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है. एम्प्लॉय भी ये जानना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे क्या करना है, या सिर्फ मैं काम करता रहूं ये जरूरी नहीं है. मेरी डायरेक्शन कौन सी है इंपॉर्टेंट है. अगर सही दिशा में थोड़ा काम हो तो भी इंपॉर्टेंट है, और हम काम करते जाए बट वो काम गलत दिशा में हो तो उसका कोई इंपॉर्टेंटनेस नहीं है. ओके. सो राइट डायरेक्शन में काम होना चाहिए. Each and every related parties with the company are able to know, और they are उनके साथ ये पूरा गोल कम्युनिकेट होना चाहिए, स्ट्रेटेजी कम्युनिकेट होनी चाहिए कि एट द एंड ऑफ दिस ईयर कंपनी वांट टू अचीव 15% ग्रोथ इन सेल्स, 10% ग्रोथ इन प्रॉफिट. ओके. ये जितने भी टारगेट्स है वो कंपनी के रिलेटेड पार्टी के साथ कम्युनिकेट होने चाहिए. The communication makes managers and employees focus on the critical drivers, enabling them to align investments, initiatives, and action accomplishment strategic goals. Okay, अगर ये उनको पता है तो हर एक बैरियर्स को कहां पर क्या अलाइन करना है तो ये एम्प्लॉय और मैनेजर्स जान सकते हैं. Historically, the measurement system for any business has been financial. Okay, पहले तो सिर्फ ये फाइनेंस ही था, बस पैसा ले लो, प्रॉफिट कमा लो तो काम हो गया. Accounting was considered to be the language of business innovation in measuring the financial performance of the industrial age. Companies played a vital role in the successful growth, and financial innovation such as return on investment metric and operating and cash budget were critical to success of the corporation. मतलब पहले क्या था, बस फाइनेंस को ध्यान में रखो, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जितना ज्यादा है, आपका कैश बजट, कैश फ्लो, ओके, ये जो भी पॉजिटिव मैनर में, बस इसी को हम मेजरमेंट स्केल मान लेते हैं कि जो कंपनी आरओआई ज्यादा प्रोवाइड करती है, ओके, वो कंपनी अच्छी है. बट उसने इनकम कैसे अर्न की वो भी देखना ज्यादा जरूरी है. ओके. सो हाउएवर an overemphasis on achieving and maintaining short-term financial result can cause companies to overinvest in short-term fixes and to underinvest in long-term value creation. ओके. मतलब शॉर्ट टर्म में आपने ज्यादा फोकस कर दिया बट लॉन्ग रन में आपने कुछ देखा ही नहीं. ओके. लॉन्ग रन वैल्यू क्रिएशन के लिए आपने कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया, आपने ये देखा ही नहीं कि भाई लॉन्ग रन वैल्यू क्रिएशन के लिए मुझे कौन से पैरामीटर्स ध्यान में रखने हैं, तो इसके ऊपर तो आपने इन्वेस्ट नहीं किया. ओके. तो इट माइट कॉज कि कंपनी लॉन्ग रन में प्रॉफिट नहीं कर, अदरवाइज कंपनी लॉन्ग रन में उसकी एस्टेब्लिश ही नहीं हो, कंपनी की एंटिटी ही नहीं हो लॉन्ग रन में. The pressure for short-term financial performance often causes companies to reduce the resources spent on new product development, process improvements, human resource development, information technology, database and system, as well as customer and market development. मतलब ये बता रहा है कि जब हम शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करना चाहते हैं तो ये जितने भी पैरामीटर्स अभी मैंने ब्लू लाइन की इसको हम छोड़ दे रहे हैं, इसके ऊपर हम फोकस ही नहीं कर रहे हैं. ओके. देखो, ह्यूमन रिड्यूस द रिसोर्स स्पेंट ऑन. ओके. अगर हमें फाइनेंशियल फोकस पैरामीटर्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ तो ये जितने भी पैरामीटर्स हैं इसके ऊपर मैं रिड्यूसेबली रिसोर्स स्पेंड कर रहा हूँ. ओके. न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर, प्रोसेस इंप्रूवमेंट के ऊपर,
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के ऊपर, डेटाबेस एंड सिस्टम एज वेल एज कस्टमर एंड मार्केट डेवलपमेंट, इसको मैं ध्यान में ही नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि इसका जो होना हो, बस मुझे तो ज्यादा से ज्यादा सेलिंग प्राइस लेनी है और मुझे मार्केट से प्रॉफिट गेन करना है, बस यही मेरा गोल है। In the short run, the financial accounting model reports these spending cutbacks as increase in reported income. Okay, अगर आप शॉर्ट रन में ये कॉस्ट कटिंग करोगे तो आपको प्रॉफिट तो दिख जाएगा। Even when the reduction have cannibalized and company's stock of assets as its capabilities for creating future economic value. In short, this organization use the financial and non-financial performance only for tactical feedback and control of short-term operations. Tactical मतलब short-term वाले goals. Okay. Linking strategy with performance measures. ओके, सो ये बता रहा है कि आपके जितने भी मेजर्स है उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी प्लान करनी है। ओके, द एसेंशियल थ्रस्ट ऑफ द बैलेंस स्कोर कार्ड इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रपोजिशंस दैट विद इन ऑर्गेनाइजेशन व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स डन। However, organization don't allow always get what they measure. Okay, हमने जो भी मेजर किया है वो एवरी टाइम अचीव हो जाए ये जरूरी नहीं है। If measurement by itself had that much impact on human behavior, then anyone that had thin scale would never get fat. Okay, so it is saying that कि आपकी जो भी विजन मिशन है उसको अलाइन करना है। इसके लिए यहाँ पर ग्राफ दिया, देखो कंपनी की जो भी मिशन है उसको मुझे कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्टिव में। ट्रांसलेट ऑब्जेक्टिव इनटू एक्शनेबल स्ट्रेटेजीज। ओके, जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको शॉर्ट स्ट्रेटेजी में, ओके, जो अचीवेबल है। ओके, ट्रांसलेट ऑब्जेक्टिव इनटू एक्शनेबल। एक्शनेबल मतलब जो अचीवेबल है, ओके, जो हम कर पाए, जो मेजरेबल है, अचीवेबल है। ऐसा मैं नहीं बना दूं कि आज, ऐसा मैं बोल दूं कि आज मान लीजिए मेरे 5 लेक्चर्स थे आपके सेशन में, तो एक ही लेक्चर में मैं 5 लेक्चर का काम खत्म कर दूं। इट इज नॉट मेजरेबल, इट इज नॉट एडवाइजेबल। ओके, ये अचीवेबल भी नहीं है कि 10 आवर्स के टॉपिक को मैं 2 आवर्स में कंप्लीट कर दूं। इट इज नॉट पॉसिबल कि हो ही पाएगा। ओके, तो ये स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए जो एक्शनेबल हो। स्ट्रेटेजी को हम ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट स्ट्रेटेजी इनटू मेजरमेंट। ओके, जो मेजरेबल है कि ये स्ट्रेटेजी तो बन गई, अभी मेजरमेंट स्केल में उसको हमें अचीव करना है कि कौन से एम्प्लॉय का कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा लेवल पर कितना काम करेगा। ओके, फिर परफॉर्मेंस मेजर्स। ओके, एंड एडजस्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड और स्ट्रेटेजीज बेस्ड ऑन रिजल्ट। अभी जो भी आउटकम आया, मान लीजिए यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव था कि एट द एंड 70% प्रॉफिट होना चाहिए। अभी प्रॉफिट यहाँ पर कितना हुआ, 60% हुआ, 80% हुआ, 50% हुआ। ओके, तो ये जो आपका आउटकम है, ऑब्जेक्टिव को आपने स्ट्रेटेजी में ट्रांसलेट किया, स्ट्रेटेजी को आपने कन्वर्ट किया मेजर अचीवेबल मेजरमेंट में, मेजरमेंट से जो भी आउटकम निकला, ओके, उसको मुझे कंपेयर करना ऑब्जेक्टिव के साथ। ओके, और जो भी उसके बाद गैप है, मान लीजिए 70% होना चाहिए और 50% ही हुआ है, तो बाकी का गैप हम कहाँ से लेके आए। सो वी नीड टू आइडेंटिफाई द लैकिंग्स। ओके, कहाँ पर लैकिंग छूट गई, कहाँ पर कौन से पॉइंट छूट गए। ओके, तो उसको ध्यान में रखते आगे बढ़ना है। ओके, तो आपको ये ऑब्जेक्टिव फिर से, मतलब ये पूरी सराउंडिंग चैनल है। ओके, तो फिर से ऑब्जेक्टिव डिजाइन करना है, फिर से स्ट्रेटेजीज, मेजरमेंट एंड देन आउटकम। आउटकम फिर से चेक करना है कि जो भी अचीवेबल था वो हुआ कि नहीं हुआ है। ओके, so there are at least 3 reasons why organizations should and often do measure their performance to align mission, strategy, values and behavior. Okay, ये align करने के लिए करना है to improve their right things. Okay, and to numerically define the meaning of success. Numerically success का meaning आपको numerically define करना है। numerically मतलब अगर आपका प्रॉफिट 50% है
तो आप इसको सक्सेस मान रहे हो या नहीं। ओके, तो ये आपको मेजर करना है कि सक्सेस आपको न्यूमेरिक पॉइंट में डिफाइन करनी है। Perspective of balanced scorecard. Okay, the balanced scorecard method of Kalpan and Norton, इन्होंने आइडेंटिफाई किए थे ये दोनों ने, Kalpan and Norton, is a strategic approach and performance management system that enables organization to translate company's vision and strategy into implementation, working from 4 perspective। ये हमने देखा, ये है फाइनेंशियल और ये 3 है नॉन फाइनेंशियल। Okay, financial perspective, customer, business process, learning and growth perspective. Now, what is the benefits of balanced scorecard? Kalpan and Norton cited the following benefits of uses the balanced scorecard, focusing the whole organization on a few key things needed to create breakthrough performance. Okay, so long run में आप कंपनी कि कैसे परफॉर्म कर पाए ये आप प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पाते हो। helps to integrate various corporate programs such as quality, re-engineering and customer service initiative, जो नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स थे ये उसमें आ जाते हैं। breaking down strategic measures towards lower levels so that unique managers, operators and employee can see what required at their level to achieve excellent overall performance। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव ये क्या बताता है? अभी ये 4 जो पॉइंट थे उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है ये हम देख लेंगे। Kalpan and Norton do not disgrade the traditional needed for financial data। ओके, ये तो ध्यान में रखना है भाई, फाइनेंस तो चाहिए, फाइनेंस के बिना कुछ होगा नहीं। Timely and accurate funding data will always be priority and managers will make sure to provide it। okay, ये तो मिलना ही चाहिए। In fact, there is often more than sufficient handling and proceeding of financial data। मतलब जो भी फाइनेंस आपको चाहिए हर एक टाइम पर जितना नीडेड है उससे ज्यादा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। With the implementation of corporate database, it is hoped that more of the processing can be centralized and automated. But the point is that the current emphasis on financial issue leads to an unbalanced situation with regard to other perspectives. There is perhaps a need of include additional financial related data such as risk assessment and cost benefit data in this category। Now, customer perspective, okay, customer को ध्यान में रखना है अभी। okay, तो ये पूरा डेटा इसी के रिगार्डिंग हुआ। Recent management philosophy has shown an increasing realization of importance of customer force and customer satisfaction in any company। okay, customer force और customer satisfaction को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो ये इंक्रीजिंग रियलाइजेशन कोई भी कंपनी में दिखता है। These are called leading indicators। If customers are not satisfied, they will eventually find other suppliers that will meet their needs। okay, अगर कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है वो तो कहीं और से भी परचेस कर लेंगे। Poor performance from this perspective, अगर ये पर्सपेक्टिव से हमारा परफॉर्मेंस पुअर है तो is thus a leading indicator of future decline। okay, तो फ्यूचर प्रॉफिट डिक्लाइन होने की पूरी संभवता ये है। even though the current financial pictures may seem good, क्योंकि अभी तो अच्छा लगेगा, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट मिल जाएगा। in developing metrics for satisfaction, customer should be analyzed। okay, कस्टमर को एनालाइज करना है in terms of kinds of customers and of the kinds of process for which we are providing product or services to those customer groups। okay, ये सभी को एनालाइज करने की जरूरत है। If our aim is to be customer centered, the following are the measures। okay, हमें अगर हमारी स्ट्रेटेजी को कस्टमर सेंट्रिक बनाना है तो ये पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना है।
कस्टमर डिजायर्ड आउटकम्स, जो कस्टमर चाहता है वैसे हम प्रोडक्ट को बना देते. Undesired outcomes customers want to eliminate here include death, taxes, discomfort, wasted time and host of unwanted conditions. Okay, ये हमें दूर करना है. Products and services attributes customer want. Okay, process characteristics customer want. Okay, जो characteristic customer चाहता है वैसे बनानी है. Producer desired outcome. Undesired outcomes producers want to eliminate. Okay, जितने भी undesired outcomes है उसको eliminate करना है. Product attributes procedure want and process characteristic product want. Okay, ये ध्यान में रखना है regarding customer perspective. Next is business process perspective. Now this perspective refers to internal business process. ये पूरी internal business को हमें focus करना है. Measurement based on this perspective will show the manager how well their business is running and whether its product and services comfort to customer requirement. These metrics have to be carefully designed by those that know this process most intimately. In addition to the strategic management process, two kinds of business process may be identified. Mission oriented process. Okay, many unique problems are in this process. Okay, mission oriented process, जो हमारा मिशन है उसको ध्यान में रखना है. And support process, जो भी supporting process है, the support process are more repetitive in nature and hence easier to measure and benchmark. Generic measurement methods can be used. And last one is learning and growth. जैसा हमने बताया, लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव में आपको प्रोडक्ट और एचआर ये दोनों को ध्यान में रखना है कि कंपनी की जो भी प्रोडक्ट है उसमें एवरी टाइम हम कौन सा इंक्रीमेंट करें, कस्टमर को जो भी चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम उसमें चेंज कर सके. ओके, सो ये चार बातें हैं. नो रिगार्डिंग ये एक मॉडल है. ओके, विजन एंड स्ट्रेटेजी हमारी अलाइन होनी चाहिए. फाइनेंशियल, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, लर्निंग, ग्रोथ एंड कस्टमर. Okay. Now, actual uses of balanced scorecard. Kalpan and Norton found that companies are using the score to किसके लिए यूज करती है? Clarify and update budgets. Okay, उसके बजट को अपडेट करने के लिए. Identify and align strategic initiative, ये भी हमने आगे देख लिया है. Conduct periodic performance reviews to learn about the improved strategy. Okay, periodic performance भी चेक करना है जिससे हम आगे ये देख पाए. Okay. Now, it is now generally accepted that performance measures should be in general part of modern internal reporting system. The performance measures should be linked with corporate strategy, mirror both internal and external concern, include finance and non-finance dimensions, and be both leading and lagging indicators of performance. Okay, so it is regarding the balanced scorecard. Okay, it is a short one topic, एक छोटा टॉपिक है. ये पीडीएफ में आपको शेयर कर रहा हूँ अभी.